कहते हैं शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो ये उन लोगों के लिए लाइनें थी जिनको लगता है कि अभी उनकी लाइफ में कुछ ठीक चल नहीं रहा है। सो गाइज कीप वर्किंग हार्ड, सब कुछ ठीक होगा। आज रात है तो सुबह भी होगी। सो गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। मोल कॉन्सेप्ट का हो या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हो। ऑब्वियसली अगर आपको लेक्चर नंबर 2 सीखना है तो पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। उसकी लिंक मैं यहाँ आई बटन और सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन याद आ रहा था तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ना अच्छे से सारे वीडियोस मिल जाएं। और एक बात, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके दौरान मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन दिया करूँ आप उसे पॉज किया करो और पॉज करके उसे सॉल्व किया करो, फिर उसका जो आंसर आए, ऑल्दो आप उसे देख सकते हो आगे, लेकिन जो आंसर आए उसे कमेंट में लिखा करो। इससे थोड़ा मुझे भी पता चलता है कितने बच्चे हैं जो कंप्लीट वीडियो फॉलो कर रहे हैं, जो इस चैनल से सीख रहे हैं, और इससे फिर मुझे एनर्जी मिलती है टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी अप टू मोलर मास, राइट। आज मैं बात करूंगा वेपर डेंसिटी से ऑनवर्ड, वेपर डेंसिटी ऑनवर्ड। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक एक स्लाइड को पॉज करके समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, मतलब लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं, तो आपको ना फोकस ज़्यादा बनता है। फोकस, अकेले बैठना पड़ेगा 2 घंटे के लिए और एक लेक्चर फिनिश करना पड़ेगा। ज़्यादा सीखेंगे आप, यकीन कीजिए ज़्यादा सीखेंगे। बहुत सी चीज़ हो सकता है ऑफलाइन में समझ ना आई हो आपको, लेकिन ऑनलाइन में समझ में आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन जा रहे हैं ना, तो भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो पूरा देखें। आप बहुत सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लाता हूँ, PYQs लाऊंगा, NCERT एग्जाम्पलर लाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनेगा। और नीट तो है ही NCERT एग्जाम्पलर प्लस आपका PYQs। इन्हें दोनों आप अच्छे से संभाल लीजिए, आपका नीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 180 आउट ऑफ 180 आएगा, ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वेपर डेंसिटी क्या होती है? पहली बात तो वेपर डेंसिटी उन सब्सटेंसेस के लिए डिफाइंड होती है जो वोलाटाइल होते हैं, जिसको हम वेपर में कन्वर्ट कर सकें, या जो ऑलरेडी गैस में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन एक गैस है, तो मीथेन के लिए वेपर डेंसिटी डिफाइंड होगी। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है जो वोलाटाइल है, जो वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ईथर हो गया, या हमारा पानी वाटर हो गया, वाटर को भी वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब वेपर डेंसिटी डिफाइंड होती है तो बेसिकली वहाँ उसका वेपर कंटेंट लिया जाता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टर्म है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2, मॉलिक्यूलर मास बाई 2। जिसको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है उसने वेपर डेंसिटी निकाल ली, ठीक है। तो इट इज सिंपल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास बाई 2। अब अगर मान लीजिए 2 अलग अलग कंपाउंड की वेपर डेंसिटी कंपेयर करनी है, मुझे कंपेयर करनी है, तो 2 तो कांस्टेंट है। जब आप 2 कंपाउंड्स की वेपर डेंसिटी का रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वेपर डेंसिटी 1 अपॉन वेपर डेंसिटी 2 इज इक्वल टू mm1 अपॉन mm2। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 2। अब इसके सवाल देखिए, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, और आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और इसका इवन वेपर डेंसिटी की हेल्प से हमें किसी अननोन कंपाउंड का मोलर मास पता चल जाता है, अननोन कंपाउंड का। तो चलिए एक क्वेश्चन से आपके हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मीथेन लिया है, तो मीथेन का मोलर मास तो हम सब जानते हैं ना, पहले वाले लेक्चर में सिखा दिया मैंने, जो 16 आएगा। अब इसका वेपर डेंसिटी निकालना है, 16/2 कर दोगे 8 आ जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मीथेन जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लिया। अगला एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल है। कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलाटाइल, वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलाटाइल, कोई वोलाटाइल सब्सटेंस है, उसकी वेपर डेंसिटी इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन। फुल स्टॉप पे रुक जाता हूँ। तो भाई जो अननोन कंपाउंड है ना, उसकी वेपर डेंसिटी मीथेन की वेपर डेंसिटी की 4 टाइम्स है। तो अगर मीथेन की वेपर डेंसिटी आप जानते हैं तो उसका 4 टाइम कर देंगे तो आपको उस अननोन कंपाउंड की वेपर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या आएगा, मीथेन का 16 मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका हाफ करेंगे तो यू विल गेट 8 इज द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, इंटू 4 कर दीजिए। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी ऑफ उस
उस कंपाउंड की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अननोन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी आएगी? 4 × 8 दैट इज 32। नाउ सवाल ने पूछा है इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर लेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 32 × 2 इज इक्वल टू 64। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं फिर से समझा के। वेपर डेंसिटी बराबर होता है ना मॉलिक्यूलर मास बाई 2, तो उसमें क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 32 × 2 इज इक्वल टू 64। 64 इज द आंसर। ठीक है, गो प्रोसीड। न्यू क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। मैं इसको समझाऊंगा पूरा यहाँ पर। चलो भैया यहाँ से कहाँ से इरेज करेंगे भाई साहब? यहाँ से नहीं कर सकते, ना 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 ना, पूरा स्लाइड डिक्रीज कर जाएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ, कह रहा वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, एक गैस है उसकी वेपर डेंसिटी, उसका फार्मूला दे रखा है इस 70, उसकी वेपर डेंसिटी दे रखा है 70, तो x की वैल्यू बतानी है, एक्चुअली उस कंपाउंड का फार्मूला निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस लेक्चर में दिया था ऐसा क्वेश्चन, जहां पर मैंने x की वैल्यू निकाली थी। अगर आपको याद हो तो मैंने लिया था Fe3O4, उसमें मैंने तो फार्मूला बता दिया। FeXO4 लिया था, उसका मोलर मास दिया था और x निकाला था, एकदम वैसा ये भी है। तो गाइस बताइए, जब वेपर डेंसिटी 70 है, वेपर डेंसिटी 70 है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 70 × 2 140 अलाइंड, राइट। तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, कैसे लिखोगे? x टाइम इंटू CO का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 140 आ गया, तो x इंटू सॉरी गैस, x इंटू क्या करेंगे? x इंटू 28 इज इक्वल टू 140। यहाँ से सॉल्व करिए, 28 14 28 14 28 1/2 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। यानी जो फार्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा? ऐसा होगा CO5 या C5O5, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जहां वेपर डेंसिटी का मीनिंग सीख पा रहे हैं। तो वेपर डेंसिटी का इस्तेमाल आगे हम और भी टॉपिक्स में करेंगे। अभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मैंने करा दिए, आगे हम जब इंपिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो इंपिरिकल फार्मूला जो हर साल नीट में आ रहा है, हर साल एवरी ईयर आ रहा है, उठा लो PYQ और देख लो, 2024 में भी आया था, ABCD का परसेंट दिया था और इंपिरिकल फार्मूला पूछा था, 2022 में भी आया था, 21 में भी आया था। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि इसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे, इवन केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट इन द सेंस कि थोड़ा कमेंट कीजिए और चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन ग्रुप्स में आप हैं उन ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा पढ़ा सकूं लाइव यूट्यूब पर। ये तभी पॉसिबल है जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो इससे बेनिफिट ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके लिए ना मुझे फिर अंदर से एक आवाज़ आएगी, हाँ लेट्स उठो और काम पर लग जाओ। सो गैस आइए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एलिमेंटल परसेंटेज। क्या नाम है? एलिमेंटल परसेंटेज, यानी किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंट निकालना। इसको मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ। एलिमेंट का परसेंट, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, ठीक है, बहुत सिंपल है। वाटर के अंदर बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं। इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन होगा प्लस ऑक्सीजन, दैट इज ट्वाइस इंटू 1 + 16, दैट इज 2 + 16 इक्वल टू 18 आएगा। कितना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे यहाँ पर समझाना ये है कि 18 AMU का जो ये मास है, इस 18 AMU में एवरीबॉडी, इस 18 AMU में ये जो 2 है ना, ये किसका मास है? H का मास है, और ये जो 16 है ये O का मास है। तो अगर मुझे परसेंटेज, अगर मुझे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होगा तो क्या लूँगा? ऊपर लेंगे हाइड्रोजन का मास, ऑब्वियसली ना, ये तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को परसेंट का मीनिंग पता होता है। हाइड्रोजन का मास ट्वाइस डिवाइड बाई टोटल मास 18 इंटू कर लूँगा 100। इसको सॉल्व कर लूँगा और मुझे क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। तो क्या आएगा? 100
बाई 9 है ना, तो ये आएगा 9 10 जा 90 90 10 10 1 9 1 जा 9, उसके बाद यहाँ से 10 आएगा, फिर 9 1 जा 9, फिर वहाँ से 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा 10 11.1%। इतना परसेंट इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन का परसेंट निकालता तो कैसे निकालता गैस, ऊपर लेता O का मास 16 डिवाइड बाई 18 कर लेता, इंटू 100 कर लेता, लेकिन फिलहाल तो मैं माइनस करके भी निकाल सकता हूँ। पूरा परसेंट 100 होगा, माइनस कर दो ये तो O आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, मेरी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर कि आओ एक फार्मूला बना लेते हैं परसेंट निकालने का, ताकि नीट में जब कोई और इन्फॉर्मेशन पूछे परसेंट के अलावा कि एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, एलिमेंट एटॉमिक मास क्या है, तो आप सक्सेसफुली सवाल कर पाएँ। स्टेट परसेंटेज तो सबको आ जाएगा, लेकिन जब उसके अंदर और सवाल पूछेगा तब आप उस जगह पर वहाँ पर मुझे आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मैं आपको इस पर एक फार्मूला सिखाता हूँ, ठीक है, देखिएगा समझिएगा। मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंट निकालना है। अटेंशन प्लीज़। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला देखना क्या है। एक एलिमेंट का मास, भाई मान लो कार्बन का परसेंट निकालना है, तो कार्बन के एक एटम का मास जानते हो 12 होगा, तो जितने एटम होंगे इंटू करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा मास आधा कार्बन आएगा। नहीं मज़ा आया यार। देखो देखो, किसी कंपाउंड में जिस एलिमेंट का परसेंट निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है एक एटम का, तो जितने एटम होंगे इंटू करना पड़ेगा ना, 3 एटम होंगे 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ द एटम। तो इसलिए मैं फार्मूला कैसे बन रहा है समझिएगा, इक्वल टू x इंटू ई एम एलिमेंट का मास डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 100। आई थिंक ये आगे लिखा है क्या, यस ये लिखा है, सॉरी गाइस, इसको मैं करता हूँ डिलीट। धूम तना धूम तना धूम 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 धूम, दिस वन, परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू x इंटू ई एम, x इंटू ई एम डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 100, जहाँ x क्या है भाई, उस कंपाउंड के अंदर मैं आपको सामने एग्जांपल रखता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। C6H12O6, अगर मुझे इसमें कार्बन का परसेंट निकालना हो तो क्या करूँगा, 6 इंटू 12 लूँगा ना ऊपर, मास ऑफ द कार्बन 6 इंटू 12 डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, यही बात वहाँ लिखी है जनरलाइज करके। तो x इज व्हाट, x इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंट निकालना चाहते हो उसके कितने एटम्स हैं, एंड em इज द उस एटम का एटॉमिक मास ऑफ द टारगेट एलिमेंट, एंड mm इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये फार्मूला समझ लीजिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। कभी पूछ लेगा कि बताओ उसके एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट कितने हैं, कभी पूछ लेगा बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है, परसेंट दिया होगा। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। बुक में नहीं है ये फार्मूला, ठीक है, मैंने खुद बनाया है। आइए चलते हैं आगे, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम ना बेसिक सवाल सॉल्व कर लेते हैं अपने लेवल पे। मान लीजिए अब मेरे से पूछे परसेंटेज ग्लूकोज इन ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल ले लिया। इस ग्लूकोज के अंदर एक एक का परसेंट निकालना है। पहले निकालेंगे परसेंटेज, फार्मूला होता है C6H12O6। पहले मुझे चाहिए परसेंट ऑफ कार्बन, तो उसके लिए क्या करूँगा, ध्यान देखिए, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 इंटू 12 इज द एलिमेंट का मास डिवाइड बाई 180 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 100 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18 3 12 40% आएगा। सॉल्व करना आपका काम है, 40% आएगा। 6 3 18 3 4 12, सॉरी हाँ 12 4 इंटू 10 यहाँ बचेगा, 0 कट जाएगा, 40 आएगा। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने जा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 12 16 डिवाइड बाई 180 अगेन इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो क्या मिलने वाला है हमें, चित्र 18 3 3 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 3 3 6। तो इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, हमारी अधूरी कहानी
यहाँ से आएगा 36 18 3 16, 160 डिवाइड बाई 3, 3 5 15 3 5 15, 3 5 जब 15 एक आएगा 3 3 9, 53.33% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, बचा हुआ हाइड्रोजन होगा, निकालना चाहो 100 से माइनस करके निकाल लो या फार्मूला यूज़ कर लो। टारगेट है आपको सीखना पहले है, ये सीख गए हो तो बता दो। अगर ये सीख गए, समझ गए, आसान लग रहा है आपको, आसान लग रहा है, ये नहीं कि मैंने सिखा दिया, ये आपको आसान है ना, तो खुश हो जाओ, ऐसा ही सिलेबस है आपका। अगला देखना, इसी से हम एंट्री करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के सवाल पे। ये क्या है? ये वही वाटर का परसेंटेज है, ये आप निकाल सकते हैं। हट जाओ यहाँ से, आइए चलते हैं आगे। ये आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए इन यूरिया। यूरिया के अंदर परसेंटेज बताना है गाइस, यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला दे रखा है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर आप करिए खुद से। परसेंटेज ऑफ यूरिया में नाइट्रोजन का, कार्बन का इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं गाइस 1 इंटू 12 डिवाइड बाई, इसका मोलर मास निकालेंगे 60 आएगा, इंटू 100 आएगा। तो यहाँ 12 1 जा 12, 12 5 6 60, 10 बाई ना 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 रे 100 बाई 5 आएगा, तो ये आएगा 20% ठीक है। तो आंसर इज 20%। तो अब इसे क्या करना था आपको, पहले पॉज करना था, सॉल्व करना था, कमेंट लिखना था, फिर आगे आना था वापस। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस एसिटिक एसिड, ये भी आप घर पे खुद से करिए, ठीक है, करिए और कमेंट पे आंसर लिखिएगा। कमेंट पे लिखते टाइम लिखिएगा मास परसेंट ऑफ कार्बन एसिटिक एसिड इज, ऐसे। अब आया है पावरफुल क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन, इट कंटेन दिस परसेंट। एक बार इसको पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं खुद बताता हूं इन अ वाइल। सो यहां तक क्लियर है चीज़ें, राइट। अब यहां इस सवाल को करता हूं मैं सॉल्व, अच्छे समझते हैं पहले। देखो, परसेंटेज के फार्मूले का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी हेल्प से, पहले समझा दूं आपको, परसेंटेज के फार्मूले से एक बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी हेल्प से किसी अननोन कंपाउंड, जो कि इसका पता ही नहीं हमें, उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें परसेंटेज पता हो एलिमेंट का। तो एक काम करता हूँ, ये सवाल तो आप सॉल्व ही कर रहे हैं, वैसे भी लाइव क्लास है तो ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक और आसान सवाल बताता हूँ और उस पर मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ, एक अच्छा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि मैंने अगर ये कहा कि एक कंपाउंड है, एक ड्रग है, ड्रग मेडिसिन है, जो कि सल्फर कंटेन करती है, सल्फर या फास्फोरस कंटेन करती है, सपोज फास्फोरस। आई सेड कि कंपाउंड कंटेन्स फास्फोरस, इसका मतलब ये हुआ कि यार कम से कम एक फास्फोरस तो होगा ना मॉलिक्यूल में, कम से कम। दैट्स द मीनिंग ऑफ कि इट कंटेन्स फास्फोरस। मीनिंग यही, कम से कम एक होगा, 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो होगा ना। तो जब कभी किसी सवाल में आपसे किसी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछे, लिसन ना, जब किसी सवाल में आपसे किसी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछे, तो समझ लेना वहाँ जो एलिमेंट है ना जिसकी बात चल रही है वो एक होगा, एक सिंगल। तो टू कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी अननोन कंपाउंड वी हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1। कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट? उस एलिमेंट का जिसका परसेंट दे रखा है। तो ऐसे एक नोट लिखते हैं कि टू कैलकुलेट minimum molecular mass of any compound, any unknown compound। unknown in the sense उसका फार्मूला नोन नहीं है, कंपाउंड का नाम नोन हो सकता है। unknown compound, the number of कौन सा एटम? मेंशन्ड एटम जिसको आप टारगेट कर रहे हो, टारगेट जिसकी चर्चा कर रहे हो यार। एटम इज टेकन इज इक्वल टू 1 इज 1। नंबर ऑफ एटम हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे।
सपोज मैंने कह दिया कि इंसुलिन एक ड्रग है विच कंटेन सल्फर, इंसुलिन एक ड्रग है विच कंटेन सल्फर, और फिर कहा उस इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सल्फर का नंबर 1 लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर हुआ आपको जो उस फार्मूले में x आया था ना उसको 1 लेना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। इस पॉइंट को समझते हुए मैं एक छोटा सवाल कराता हूँ, क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन सल्फर, आई सेड कंटेन्स, तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, रखना तो पड़ेगा एटलीस्ट 1 सल्फर। इफ परसेंटेज मास परसेंट, इफ मास परसेंट ऑफ सल्फर इन इंसुलिन ड्रग, इंसुलिन इज हाउ मच, 3.2%, 3.2%, then calculate minimum molecular mass, calculate minimum molecular mass, जो हमें पता ही नहीं मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, तो कैसे सिंपल सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x इंटू सल्फर का एटॉमिक मास, यार सीधा वैल्यू लिखता हूँ ना, फार्मूला तो लिखा ही आपके पास कॉपी पे, सीधे वैल्यू पुट करता हूँ, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है 3.2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 लूँगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, इनटू 32 इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, डिवाइड बाय उस अननोन का मॉलिक्यूलर मास जो हमें निकालना है, इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करिए आप लोग, 32 1 जा 32, 10 टाइम जाएगा यहाँ से, तो 1000 आ जाएगा, तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या आएगा 1000 मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हम उस इंसुलिन जिसका फार्मूला भी नहीं जानते, हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वे कैसे आप फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने अभी लिखाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ परसेंट निकालना आसान है, फार्मूला पढ़ोगे फायदे में जाओगे। सिमिलरली ये सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड जो कि आयरन रखता है, ऑब्वियसली ना, यहाँ तक परसेंटेज दे रखा है, इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 आयरन एटम्स, यहाँ इसने कह दिया कि एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम है, तो जो x की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो हम लोग एटॉमिक मास जो आयरन का वो 56 ले लेंगे, आसानी होगी, ठीक है। तो सवाल लिख लीजिए पहले अपनी फेयर कॉपी पे, सॉल्व भी करिए, ट्राई भी करिए, आंसर लिखिए, उसके बाद मैं फिर अगली स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। 0.335%, तो देखना परसेंट का फार्मूला में सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 0.335 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4 इंटू 56 डिवाइड बाई मोलर मास अपने को निकालना है इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, देन यू विल गेट मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 70,000, यानी वो थोड़ा सा उससे कम ही होगा, तो होगा 66675 AMU कहूँगा अगर मॉलिक्यूल मानूंगा, मोल मानूंगा तो ग्राम कह दूंगा। तो इस तरह से हम ये सवाल कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या लिखा है, इसने मायोग्लोबिन ले लिया है, मायोग्लोबिन भी आयरन ही रखता है, मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन, ये ब्ला ब्ला, ये सारी इंफॉर्मेशन है टिल हेयर। उसके बाद यहाँ से है आयरन का परसेंटेज दे रखा है 0.32% बाई मास, इफ देयर इज ओनली 1 आयरन एटम पर मॉलिक्यूल, 1 आयरन एटम पर मॉलिक्यूल, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। सीधा वैल्यू पुट करता हूँ, परसेंटेज की वैल्यू 0.32 है, इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 लिखूंगा इंटू 56 इज द एटॉमिक मास ऑफ द आयरन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो अपने को निकालना है इंटू 100। इसको भी सॉल्व करिए, मोलर मास निकालिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा, कितना आएगा, सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। यानी 7000 का 4 टाइम तो 15 चौको 60, ये अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट ऑप्शन है, ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये सवाल PYQ में है ना,
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियल, एक कंपाउंड है, इसके अंदर आपको वाटर का परसेंट निकालना है। तो ध्यान सुनिए मेरी बात, ये पूरा कंपाउंड है, अब एलिमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर वाटर का परसेंट निकालना है। तो हमारा जो टारगेट है ये वाटर है, H2O है, राइट। तो कैसे करेंगे समझिए जरा ध्यान से, परसेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ऊपर पानी का मास लेंगे तो यहाँ पर 5 वाटर है ना, तो 5 × 18 लेंगे, राइट, 90 आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई टोटल मास लेंगे, पूरे कंपाउंड का मास। तो कॉपर का 63.5 होगा, सॉल्व कर लीजिए ऐड करके सारे मासेस, प्लस 32 होगा सल्फर का, प्लस 64 होगा 64 होगा ऑक्सीजन का, प्लस 90 होगा पानी का। तो ये है टोटल मास, इनटू करना है 100। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको इनटू करना है 100, इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी व्हाट एवर विल द आंसर, वो आप कमेंट में लिखेंगे, मुझे लगता है ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हीमोग्लोबिन कंटेन दिस मच परसेंट ऑफ आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर मास इज द, इस बार देखो इसने मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, सवाल देखो क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स परसेंट दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, और पूछा है कि नंबर ऑफ आयरन बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, नंबर ऑफ आयरन बताइए, एक्स पूछा है। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज इज इक्वल टू 0.33 इज इक्वल टू एक्स पूछा है इस बार, इंटू 56 डिवाइड बाई मोलर मास दे रखा है 67200 इंटू 100, सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालोगे 4 आएगा। तो इस पूरे सवाल से समझ आया एक चीज़ की, मतलब कभी कभी तो बिना कैलकुलेशन के आंसर आ सकता है। कैसे? सुनो, हीमोग्लोबिन का मास, हीमोग्लोबिन का जो मोलर मास आएगा ना, मोलर मास वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास आएगा, ये थोड़ा सैकड़ा 10,000, 70 थोड़ा कम, 67,000 के आसपास आता है, ये याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। एंड एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है, ये भी पता है। तो जब नंबर पूछेगा और मॉलिक्यूलर मास इतना दिया होगा तो 4 आएगा, और अगर नंबर दे रखा होगा मॉलिक्यूलर मास पूछेगा इतना आएगा। अब समझना मेरी बात सॉरी, अकल है तो। ये है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास, कब? जब उसमें 4 आयरन है। तो अगर एक आयरन हुआ तो क्या होगा, डिवाइड बाई 4 कर लेना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इससे बिना कैलकुलेशन के भी बच्चे कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये हम टर्म्स पढ़ेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोस्टेट्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोडायाफर्स। बहुत सिंपल है, बहुत तेज़ खत्म हो जाएगा ये, मैं स्पीड में पढ़ाऊँगा पर आप आराम से पढ़ सकते हैं स्पीड स्लो करके भी। ये डेफिनेशंस एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी हैं, तो मैं वहाँ पर फिर नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, यहाँ कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो कि बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। लेट मी चेक स्लाइड मैंने पहले क्या रखा है, यस ये रखा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो होते हैं जिनके पास, मैं यही लिख के ख़त्म करता हूँ, या चलो एक हेडिंग बना देता हूँ, ऐसे स्पीशीज एटम मॉलिक्यूल आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन में सेम होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने आपको सिखाया है, आर कॉल्ड आइसोलेटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कैसे निकालोगे, एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ 8 है ना, तो यहाँ से 22 आएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। मुझे N2O में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ वैल्यू इलेक्ट्रॉन की रखी जाएगी, मास निकालना होता तो वैल्यू मास की रखी जाती। तो लेक्चर नंबर 1 में ये मैंने पढ़ाया है, इंटू 7 प्लस 8, ये भी 22 आएगा। तो ये दोनों सिस्टम हमारे लिए क्या हो गए, ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन सेम आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ ले लिए मैंने। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद ही होता है सबको, एटॉमिक नंबर 30 तक एलिमेंट्स का नाम। कह रहा है B+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच वन। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम बेरिलियम 4 होता है। B+2 कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फायर करने के बाद, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 बचे। अब आपको देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें से। तो पहले देखो H+ पे कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन, Na+ पे 10 इलेक्ट्रॉन,
Li प्लस पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक निकाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन। Mg+2 का 10 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो आंसर इज लिथियम +1। PYQ है AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 2014 में आया था। नेक्स्ट है नीट 2021 का सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन करना पेपर पे कि इज नॉट पूछा है, इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, इज नॉट पर अंडरलाइन करना, इज नॉट। अब आपको एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, Rn+2 है, तो Rn का एटॉमिक नंबर 26 होता है, +2 कर दोगे तो कितना बचेगा, ओनली 24 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ध्यान सुनो, 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 25, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 23 बचेगा। यही आंसर है, पर आगे भी देख लो, हो सकता है कहीं ऑप्शन दिया हो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और 10 यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी 10 आएंगे, यहाँ भी 10 आएंगे। यहाँ पर देखो वही वाला Mn23 आएगा, Rn+3 कर दोगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 23 यहाँ भी आएगा। तो ये तीनों तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए ना। अब आपको क्या करना चाहिए, अपनी फेयर में एग्जाम्पल में ये लिखना चाहिए, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, लेकिन ये वाला आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। सवाल ने पूछा है विच इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपको अलग करने हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स को, कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है। तो Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10, इसके पास 10, 10, इसके पास कितना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, इनके पास 10, 10 हैं, 10, 10, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, हट 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 10, 10 इलेक्ट्रॉन। सवाल ने क्या पूछा है, सेट रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक सारे नहीं हैं। सोडियम में 10 आएगा, कैल्शियम में देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 20 में से 2 निकालोगे तो यहाँ बनेगा 18 बचेगा। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम का 21 होता है एटॉमिक नंबर, 21 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहाँ पे भी 18 बचेगा और यहाँ 10 आएगा, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक का सेट नहीं है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, उसमें से एक निकालोगे 18 बचेगा, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, इन सब के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए, राइट। लास्ट वन देखो, K+ पर 19 था, 18 बचेगा, 18 बचेगा, 18 में 10 आ गया था, यहाँ से यहाँ तक तो 18 है, लेकिन इसके पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ये वाला भी। आंसर इज 3rd। तो बढ़िया से ये सारे एग्जाम्पल फिर लिखो, समझ के, नहीं आता है तो पूछ सकते। उसके बाद आता है आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं समझिए, सिंपल ऐसे स्पीशीज जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, नंबर ऑफ एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर हो, यानी आइसोस्टेयर्स वो लोग होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो और नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर हो, ठीक है, एटम्स भी बराबर हो। तो लिखोगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, या चलो पहले सिंपल लैंग्वेज लिख देता हूँ, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons and atoms are known as isospheres. एग्जाम्पल, मैंने जो वहाँ एग्जाम्पल लिया वहाँ यहाँ भी ले सकता हूँ, पर मैं थोड़ा उसमें ऐड करता हूँ। CO2, NO2, N2O, सॉरी, N3 माइनस azide and what else we want, इनमें NO2 प्लस NO2 प्लस निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर। चलिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 22, यहाँ 22, यहाँ 7 × 3। अब यहाँ चूंकि माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो 7 × 3 + 1, 21 + 1, यहाँ भी 22 आ जाएगा। यहाँ पर n पे 7 + 16, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये भी कितना जाएगा, 22। तो इन सब के पास क्या इलेक्ट्रॉन 22 है। अब एटम्स देख लीजिए,
एटम्स 3 3 3 3, एटम्स भी बराबर, इलेक्ट्रॉन भी बराबर, सो दे आर आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये आप लिख लेना, ऑल आइसोस्टेयर्स, यहाँ लिख देता हूं मैं भी, ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स but all isoelectronics are not isosटेयर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं, और एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कॉपी 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। बेंजीन यानी ऑर्गेनिक बेंजीन, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन, और एक है इनऑर्गेनिक बेंजीन। साइंटिस्टों ने उसका अल्टरनेट निकाल दिया, इनऑर्गेनिक बेंजीन। जो ऑर्गेनिक बेंजीन है गैस, वो C6H6 कार्बन कंटेनिंग है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन कार्बन कंटेनिंग नहीं है। फार्मूला है B3N3H6। अब इनमें हम अभी फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं आइसोस्टेयर्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये दोनों आइसोस्टेयर्स भी हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। चलिए निकालते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन। पहले इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ इसमें, तो 6 × 6 + 6 × 1 = 36 42 आएगा। यहाँ पर भी निकालो, बोरान 3 है, इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ, 3 × 5 + 3 × 7 + 6 × 1 15 + 21 + 6। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो 5 1 6 6 6 12 के 2 कैरी आएंगे 1 2 1 3 1 4 42 यहाँ भी आ गया। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। जिनको इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें ज़रूर, उसमें मैंने सिखाया है कैसे निकालना है, इसीलिए आज स्पीड में कर रहा हूँ, स्पीड में। आइए एटम्स की बात कर लेते हैं, वो तो बहुत दूर से दिख रहा है। एटम्स यहाँ पे 12 होंगे, यहाँ भी एटम्स 12 ही होंगे। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का एक और नाम है बोराजीन, बोराजीन, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का। ये दोनों आइसोस्टेयर्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। कैसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर वाइज इंपॉर्टेंट है। इनके स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसका खासकर यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जान लो, फार्मूला जान लो बस। अगली बात कह रहा है, द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसोस्टेयर N2। आपको बताना है कि इसमें से N2 का आइसोस्टेयर कौन है। N2 का आइसोस्टेयर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गिनना पड़ेगा, और 2 एटम होने चाहिए। देखो यहाँ पे 3 एटम हो गया तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 चांस है, यहाँ 3 एटम नहीं हो सकता, है ना, ये 2 नहीं हो सकते। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर आएगा आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इनमें तो एटम ही अलग अलग हैं, तो ये हो ही नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर 3 एटम है। तो आंसर इज बी पार्ट, ठीक है, सो सिंपल। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि NH3 या एक सेकंड, NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NH3 में इनके पास 7 होते हैं +3, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। CH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास 6 होते हैं +3 9 होंगे, एक माइनस लगा दो आप इस पे। अब देखो 6 + 3 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों आइसोस्टेयर्स होंगे, यस, आइसोस्टेयर्स भी हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के पास। थोड़ा अच्छे से समझना ध्यान से, भले मैं स्पीड में पढ़ाऊँ पर आप इसको स्लो कर सकते हो। आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो गाइस आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के।
मतलब अगर आप सोडियम की बात कर रहे हो ना, या पोटेशियम की बात कर रहे हो, उसी एलिमेंट के एटम्स जिनके मास अलग अलग हैं उसे कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अंदर के एटम्स होते हैं। तो जो आइसोटोप्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बिकॉज एलिमेंट सेम है। और एटॉमिक नंबर इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट। करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट मतलब किसी एलिमेंट की पहचान है उसका एटॉमिक नंबर, आइडेंटिटी है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। अच्छा, मास कैसे डिफरेंट होगा? अगर एटॉमिक नंबर सेम है, Z सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो मास को डिफरेंट करने के लिए न्यूट्रॉन डिफरेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन का नंबर। आइसोबार में आते हैं। आइसोबार जो होते हैं ये पहले समझ लीजिए फिर लिखना। आइसोबार जो होते हैं ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं, अलग अलग। अब एलिमेंट अलग हो गए तो Z एटॉमिक नंबर अलग होगा। तो कहेंगे एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास, उनके मास सेम हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेम एलिमेंट के ये लोग होंगे पर वो लोग डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब मास डिफर कर जाएगा, राइट। वहां पर क्या होगा? मास नंबर सेम होगा पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फिर आइसोटोप्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब समझिए क्यों। जब Z सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, तो केमिस्ट्री भी सेम होगी। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पर। तो आइसोटोप्स के चूंकि मास अलग अलग होते हैं, मास, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। इनमें एक डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, रुक जाओ 10 सेकंड दो मुझे थोड़ा। तो ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या आइसोटोप्स? तो देखो जब मैं बोलता हूँ आप उसको नोट कर सकते हो ना। कहाँ थे हम? हाँ जी, आइसोटोप्स को पहले अलग से समझा देता हूँ एक बार। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, ठीक है, सेम एटॉमिक मासेस। तो प्रॉपर्टी की बात की मैंने, इसकी केमिस्ट्री सेम होती है, इसकी सेम नहीं होती है। क्योंकि ये सेम एलिमेंट के होते हैं इसलिए सेम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आऊँगा थोड़ी देर में। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखो पहले आइसोटोप के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सब्सटेंस है, मटेरियल है। उसके बहुत सारे एटम्स होते हैं। कुछ एटम्स होते हैं 1H1, कुछ होते हैं 1H2, कुछ होते हैं 1H3। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम या हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन, प्रोटियम। और इसको लिखते हैं डी से और बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और 1H3 को लिखते हैं टी से और पढ़ते हैं ट्राइटियम। अब इनमें क्या डिफरेंस है? सबके मास अलग अलग हैं बस। न्यूट्रॉन निकालूं अगर तो यहाँ 0 आएगा, 1 - 1, 2 - 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 - 1, यहाँ 2 आएगा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं वो मैंने वीडियो नंबर पहले वीडियो में सिखा चुका मैंने, ठीक है, इसलिए आप पहले वो देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल, एक बात और ख़ास है, ये ट्राइटियम जो है, ये जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये लगातार कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पार्टिकल्स रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में है, हाइड्रोजन चैप्टर में, एमिट्स बीटा माइनस पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। और ये 2021 में नीट में भी आया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलो गाइस, कार्बन के। तो कार्बन का एक आइसोटोप है 6C12 और एक 6C13 भी है और 6C14 भी है, सब है। अब नाइट्रोजन के लेता हूँ तो 7N
14 भी है, 7n16 भी है, या बस एक ही लेता हूँ, छोड़ो ये कुछ नहीं लेता हूँ। अब आइसोटोप्स के बाद आइसोबार का एग्जांपल लेता हूँ। एक आइसोबार का एग्जांपल क्या है, 6C14 एंड 7n14। देखो ये आइसोबार हो गए, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, ठीक है, लेकिन इनका मास नंबर सेम है। तो पॉज करके लिख लीजिए। कह रहा है ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो कौन सा पार्टिकल एमिट करता है, तो बीटा माइनस एमिट करता है। ये PYQ का क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद बात आती है आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीशीज हैविंग सेम न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए बस। जैसे अगर मैं ट्राइटियम की बात करूँ 1s3 और हीलियम की बात करूँ 2He4, तो इनमें न्यूट्रॉन निकालते हैं। चलो, तो यहाँ न्यूट्रॉन आएगा 3 - 1 2, यहाँ 4 - 2 2, राइट, 2 2। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम हो गए, इसलिए ये हो गए आइसो न्यूट्रॉनिक्स। अच्छा, आइसोटोन्स को एक और नाम देते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक्स। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए पहले समझते हुए। ये कैसे आ गया मेरे हाथ में फ़ोन। चलिए, आइसोटोन बहुत सिंपल टॉपिक है, आप कर सकते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का चेक कर सकते हैं। अगर फाइंड आउट द एटम विच आर आइसो न्यूट्रॉनिक्स या आइसोटोन्स, तो हर जगह चलो न्यूट्रॉन निकालते हैं फटाफट। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन आएगा 8 न्यूट्रॉन निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, यही हो गया आंसर, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, अलग हो गए। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 17 है ना ये, तो 17 में से 9 गया तो 8 आएगा। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो इसलिए आंसर इज फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन। न्यूट्रॉन निकालिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताइए। उसके बाद आता है आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स में क्या होता है, ऐसे स्पीशीज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ, अब यहाँ समझना, सेम वैल्यू ऑफ n-p, ऐसे याद रखो, नो प्रॉब्लम सेम होना चाहिए, ठीक है। n-p, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, समझना, और p नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, n-z। अब ये मैं इसके टाइप्स बना रहा हूँ, टाइप्स, और क्या लिख सकता हूँ। अब जानते हैं न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए a-z करते हैं, राइट, a-z। तो अगर मैं इस न्यूट्रॉन की जगह a-z रखूँ तो और क्या होगा, देखो a-z, तो ये z और वो z -2z हो जाएगा, तो इसको याद रखता हूँ, और a-2z। ऐसे लोग जिनके पास n-p सेम होगा, ये याद रखो, बाकी ये डिराइव कर सकते हो, डिराइव कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह रखो a-z, तो वो z और वो z 2z हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। 8O16 यहाँ पर पहले न्यूट्रॉन निकालता हूँ, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8 आ जाएगा, नहीं 8O18, सॉरी 8O18। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालूंगा तो 8 आ जाएगा, न्यूट्रॉन 8 आ जाएगा, राइट। यार दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, 18 में से 8 गया 10 आ जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन तो 8 है ही, जानते हो आप प्रोटॉन। तो एक और एग्जांपल लिखते हैं 6C14। यहाँ पर भी न्यूट्रॉन जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, 8। प्रोटॉन तो ये लिखा ही है। अब निकालता हूँ n-p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, न्यूट्रॉन 10 - 8 करोगे, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो ये हो गया है आइसो डायफर के एग्जाम्पल्स। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम जिनके पास n-p की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो पॉज करके समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए।
ये टेबल कॉलम आई मीन आपको मैच कराना है कौन क्या है, ठीक है। तो पहले जो हमें पता है एटलीस्ट दूर से विजिबल है उनको देख लेते हैं। ये है ना 1s3 2he3 3 मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये हो गया आइसो बार्स। पहले इनको टिक कर लेता हूँ आइसो बार्स। फिर आइसोटोप्स कहाँ हो सकते हैं, जहाँ सेम एलिमेंट के एटम्स हों, सेम एलिमेंट के एटम्स हो। तो यहाँ पर ना सेम एलिमेंट के एटम्स, तो ये हो गया आइसोटोप्स। अब इन दोनों में समझना है आपको, तो पहले एक निकाल लो आइसो न्यूट्रॉनिक होगा कोई एक, इसमें न्यूट्रॉन निकालिए, न्यूट्रॉन तो यहाँ से न्यूट्रॉन आएगा 40 44 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे यहाँ 44 आएगा। तो ये हो गया आइसो न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स। और ये वाला जो निकालेंगे ना तो इसमें n-p की वैल्यू, ये आपका होमवर्क हो गया कि इसमें आप देखो कैसे ये आइसो डायाफर हैं। पहले न्यूट्रॉन निकालो फिर n-p निकालो, तो ये आइसो डायाफर हो जाएंगे। तो मैचिंग कर लो इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। तो ए जाएगा फोर्थ में, ए जाएगा फोर्थ में, 2 ऑप्शन हैं। बी जाएगा फर्स्ट में, बी जाएगा फर्स्ट में, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अब एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जानने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको आइसोटोप सीखना पड़ेगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर एवरेज एटॉमिक मास, फिर पहुंच जाएंगे मोल कैलकुलेशंस पे, ठीक है, मोल कैलकुलेशंस पे। तो कल की क्लास अगले लेक्चर में मैं शुरू करूंगा एवरेज एटॉमिक मास से, यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक। तो पहले आप यहाँ तक सीखिए, अच्छे से प्रॉपर नोट बनाइए, समझिए, फिर वेट कीजिए अगले लेक्चर का, बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।